हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही के दौरान सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। कैथल के गोहला से कांग्रेस एमएलए देवेंद्र हंस ने कहा कि मेरे हलके में नाजायज भर्तियां हुई हैं। जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इस भर्ती में घोटाला हुआ है, नाजायज रूप से भर्ती की गई है, जिन्होंने और माननीय अध्यक्ष महोदय और इसी कार्रवाई को एसपी महोदय अधीक्षक ने इस पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं और प्रदीप चौहान सहायक रजिस्ट्रार ने ये निर्देश दिए कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय एफआईआर तक नहीं हुई और पुण्य उनको भर्ती कर दिया गया है 17/3/2025 को। इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और यहाँ के मंत्री और माननीय भाजपा के सदस्य महोदय मेज थपथपा रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा काम चलता रहे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसी प्रकार को मैं आपको कह रहा हूं, मार्केटिंग सोसाइटी चीका में ऐसी प्रकार की धांधली हो रही है। आप भ्रष्टाचार मिटाने का गुणगान कर रहे हैं सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इसमें हल्के की कुछ समस्याएं हैं। सीएम अनाउंसमेंट, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएम अनाउंसमेंट की थी 2017 में। हमारा गांव उरलाना है और गांव उरलाने में हमारा एक क्षेत्र आता है डेरा जरनैल सिंह, जसवंत सिंह से लेकर गांव करतारपुर। सीएम अनाउंसमेंट माननीय अध्यक्ष महोदय ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 2017 में पास हुई सड़क थी खेड़ी गुलाम अली से लेकर गांव उम्मेदपुर तक, अभी तक नहीं बन पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव सीवन में कई ऐसी जरूरतें हैं जो कि हो नहीं पाई, जैसे कि खेल के लिए स्टेडियम और बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड बनाया जाए, आईटीआई बनाई जाए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए और ऐसे सामुदायिक केंद्र। हमारा सीएचसी नई इमारत अभी तक बनी नहीं है। पहले भी मैंने ये आवाज उठाई है। वहीं बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 से 7 फिरौती की घटनाएं हो चुकी हैं। जिन लोगों को फिरौती की धमकी मिली थी उनमें से कई पलायन कर चुके हैं। हमारे यहाँ मार्केट कमेटी के चेयरमैन को 3 गोलियां मारी गई। कादियान ने विदेशों में बैठे गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की मांग की। हम सब जानते हैं कि किसी देश या प्रदेश की प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, शांति उसकी कानून व्यवस्था से होकर गुजरती है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है जी 2025 की, उसमें हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8। द स्टेट इज नोन फॉर रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, रेप एंड मोर। इट इज वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये चिंता का विषय है मेरा। इसी कड़ी में मैं जो बात कहना चाहता हूँ जी, बेरी हल्के में कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा जनाजा निकला हुआ है, क्योंकि वहाँ फिरौती और रंगदारी की 7-8 घटनाएं हो चुकी हैं। फिरौती मांगते हैं, नहीं देते तो 3 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद गोलियां चलती हैं। बेरी बाजार में 5-6 दुकानों पर गोलियां चली। सरेआम शराब है वहाँ, छूने की दुकान, उनको सरेआम बाजार में जो है गोलियों से घूम दिया। गुंगा हलवाई की दुकान, उस पर 2 बार अटैक हुआ। 5 दुकानों पर पुलिस बैठी है और 3 जिनको फिरौती मिली थी वो 3 शॉपकीपर जो वो पलायन कर चुके हैं। तो सीरियस मैटर ये है कि भाई इस तरह की हालात हैं। कमेटी का जो चेयरमैन है म्यूनिसिपल कमेटी का, उसको भी 3 गोलियां दागी गई, फिरौती मांगी गई, नहीं हुआ तो 3 गोलियां मारी 5-6 दिन के बाद। तो ये एक चिंता का विषय है। इसका इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं, दीगल गांव है जी मेरे हल्के का, 20-25 हजार पॉपुलेशन का गांव है और उसमें लड़के फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। और वो जो लड़के उसी फाइनेंस के बिजनेस में बहुत उनके रिश्तेदार और बेरी हल्के के बहुत 5-5, 7-7 लड़के हर गांव से जुड़े हुए हैं। उसमें एक जो बड़ा फाइनेंसर था
हंसा सरपंच है, उनका भतीजा था मंजीत अलावत, 6-3 के नाम से जानते थे जी। वो जो लड़का सरेआम बारात में गया हुआ था, 250 लोगों की बारात बैंक्वेट हॉल में खाना खाते हुए गोलियों से भून दिया, वहीं ढेर हो गया। इतना बड़ा जबरदस्त दहशतगर्दी वहां मतलब बेरी हल्के में है जी। 3 दिन के बाद संत है वहां एक फाइनेंसर बहुत बड़ा, उसको भी जो है थ्रेट मिला, उसको तो सिक्योरिटी मिल गई। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आज दीगल गांव जो है वो एक किले की तरह से बना दिया, चारों सड़कें जो वो बैरिकेड कर दी, चारों तरफ पुलिस बिठा दी। तो ये कोई समाधान नहीं है। समाधान इसका ये है कि दुबई या कनाडा में जो बैठे हुए गैंगस्टर हैं उनको जो है लाया जाए। मुख्यमंत्री जी नहीं है, सुन रहे होंगे दफ्तरों बैठे, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है इंटरपोल के माध्यम से या एक्शन जो भी तरीका है उन गैंगस्टर को लाया जाए। अगर गैंगस्टर नहीं आएंगे तो शांति स्थापित नहीं होगी। तो इसमें दूसरा मेरा यह है कि जब तक ये ना हो तो उनको जो 15-20 लड़के हैं जो बड़े फाइनेंसर हैं उनको सिक्योरिटी या गनमैन जो है प्रोवाइड करे जाए। ये नहीं हो तो वहां जो फाइनेंशियल जो आर्म लाइसेंस के लिए जो अप्लाई कर रखा है तो उनमें नीति में ढील देकर उनको आर्म लाइसेंस दिए जाए। ये मेरा एक निवेदन है। नहीं तो इलाका जो है ना जी वो एक दूसरी तरीके से दूसरे दौर से गुजर रहा है। ये मेरी आपसे निवेदन है। इसके साथ साथ स्पीकर साहब मेरा निवेदन है कि आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के माध्यम से कहता हूं कि बेरी हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि विपक्ष का एमएलए होने के नाते डिस्पैरिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर। 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी के मतलब कॉलेज की नींव रख के आए थे जी, वोट क्या आए थे, कोई कॉलेज कुछ नहीं, बेरी में कॉलेज। उसके बाद बहुत 10-15 गांव की पंचायत आई, डीगल में कॉलेज की मांग उठी। मैंने मुख्यमंत्री जाते जी बजट की राय दो, बजट की सलाह दो, बजट की सलाह तो जो एमएलए मांग दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, हर बजट पे हर गवर्नर एड्रेस पर अपनी मांग दे रहे हैं, उनको जोड़ो आप। मतलब कोई बैग थोड़े हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा राइट है मांगने का। अगर डिस्पैरिटी है तो आवाज उठाने का हमारा हक है। तो इसमें 2 कॉलेज ये थे, उसमें मैंने पीछे भी उठाया था जी कि बेरी हल्के के जो खेतों के रास्ते हैं जी 59 गांवों के वो कच्चे हैं, उनको पता करवाया जाए। हर गांव में 40 एकड़ से लेके 400 एकड़ तक जो है वो जल भराव की स्थिति, सेम की स्थिति है, उसको ठीक करने की बात कही थी। 52 पंचायतों के सरपंचों के एस्टीमेट आए हुए हैं। फरीदाबाद के बड़खल से एमएलए धनेश अदलखा ने कहा कि अरावली में अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध रूप से बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दे चुका है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फरीदाबाद की जनता ने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को 3 बार सांसद, श्री मनोहर लाल जी को, श्री नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का फरीदाबाद की जनता ने बड़ा अहम रोल अदा किया। हर बार आपको 7-7 विधायक देकर के हरियाणा की सरकार बनाई। फरीदाबाद की जनता को अपने लाडले सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर पर, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास था कि इस बार भी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए 7 विधायक आपको देकर के हरियाणा में सरकार बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, पड़कल की कुछ एक बहुत जरूरी मांगे हैं। पड़कल का एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अरावली का क्षेत्र। अरावली की पहाड़ियों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार आदेश किए गए कि वहां पर अवैध निर्माण ना हो, परंतु वहां अवैध निर्माण बैंक्वेट हॉल बनने कभी बंद ही नहीं हुए। तोड़ने के नाम पर जाते हैं, फॉर्मेलिटी करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अब पिछले 15 दिन से वहां पर फॉरेस्ट एक्ट के लगे होने के बावजूद भी न डीएफओ देखना चाहता है, न डीसी देखना चाहता है, उसमें अवैध कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 31 अप्रैल की डेट है। साथ ही साथ एफएमडीए द्वारा पाटा से सैनिक कॉलोनी, पड़कल फ्लाईओवर से सैनिक कॉलोनी, रोज गार्डन मेट्रो सिनेमा हॉल से सैनिक कॉलोनी के लिए एफएमडीए द्वारा एलिवेटेड पुल जो डीपीआर तैयार होकर के तैयार हो गई है, उसके टेंडर के लिए यदि प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो जाए, एफएमडीए की मीटिंग होकर, ताकि गुड़गांव जाने वाले लोगों को
कहीं भी कोई दिक्कत शहर में भी ना हो और उनको भी ना हो। साथ ही साथ फरीदाबाद नगर निगम द्वारा गांधी कॉलोनी की रोड का टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन 3 साल से काम शुरू नहीं हुआ। आयुक्त नगर निगम पंचकुला इसकी जांच करें ताकि ये रोड बनवाई जा सके। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार ने पुनर्वास विभाग की एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग 1947 में हिंदुस्तान में विभाजन के बाद फरीदाबाद में आके बसे, पंचकुला में आके बसे, पानीपत में, करनाल में, उन लोगों को कलेक्टर रेट या मार्केट रेट पर 20% एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करके उनको उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने की पॉलिसी बनाई हुई है। उसका एक्ट बन गया, रूल बन गया। 82% लोगों ने वो प्रॉपर्टियां अपने नाम ट्रांसफर करा ली, लेकिन एक नीरज नरूला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस डाला, उसमें स्टे हो गया, स्टे वैकेट हो गया, कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसकी एक एक्सटेंशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो बाकी लोग रह गए उनका उसका बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर रेट के 25% पर लैंड की अलॉटमेंट की जाती है, जो मंदिर है, धार्मिक संस्थाएं उनकी। परंतु भड़कल के अंदर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को जो जगह पुनर्वास विभाग अलॉट कर रहा है, वो उसका कलेक्टर रेट ले रहा है, जो कि गलत है। पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करते हुए कहीं भी इसको अलॉटमेंट की जो पॉलिसी है उसमें यह किया जाए कि सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को जो लैंड अलॉट की जाए वो कलेक्टर रेट से 25% पर, जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पॉलिसी है, उसको फिर की जाए। तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फरीदाबाद से गुड़गांव जाने वाले बहुत ज्यादा लोग आज व्यापार के लिए, उद्योग करने के लिए गुड़गांव जाते हैं, परंतु बाटा चौक से गुड़गांव जाने के लिए लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि रोड पर जाम इसलिए है कि वहां पर एलिवेटेड पुल नहीं है। जो सैनिक कॉलोनी से गुड़गांव के लिए रोड जा रही है, उस रोड की हालत काफी हद तक जर्जर हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6 महीने में हम उसका निराकरण करेंगे, परंतु फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में यदि 6 महीने के अंदर निराकरण हुआ तो ना जाने कितने लोगों का और एक्सीडेंट होगा, कितनी जाने जाएंगी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी साहब के मार्फत आग्रह करूंगा कि इसको पहले से बना करके तैयार कर दिया जाए ताकि लोगों को इसकी दिक्कत ना हो। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि मेरी विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां 12 महीने तक पानी भरा रहता है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। पानी लगातार भरे रहने से घरों की नींव भी कमजोर हो रही है। आने वाले समय में बारिश होगी, लेकिन जल बहाव को लेकर अभी सरकार की ओर से मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए गए। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सदन में अपने क्षेत्र की सड़कों की खराब हालत का मुद्दा भी उठाया। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सर, प्री बजट चर्चा के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने अपनी बात रखी थी, सर, कि अधिकतर गांव में कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं। सर, मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में भी हर गांव में मांग उठती है कि कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो। सर, उनकी मांग जायज़ भी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, सर, जिन जिन गाँव में अभी तक कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, सर, उनको प्राथमिकता पर बनाया जाए। चाहे इस कार्यों को फेजेस में, चरणों में लेकर किया जाए, परंतु सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव में कम्युनिटी सेंटर हो। सर, दूसरा है जल की निकासी की समस्या। सर, मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है और सर बरसात के दिनों में तो ये गंभीर हो जाती है। सर, 12 महीने, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 12 महीने कई गलियों में पानी सूखता ही नहीं है, महीनों तक पानी सूखता ही नहीं है और सर लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों का डर बना रहता है। और सर, अधिक बारिश होने के कारण कई गाँव में बाढ़ आने के कारण भी बहुत भारी नुकसान देखने में आया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक सूची दी थी उन गाँव की, सर, जो बाढ़ से प्रभावित हैं। लंबे समय तक सर पानी खड़े रहने की वजह से सर जो घर हैं, सर, उनकी नींव कमजोर होती जा रही है, घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं और छतें कमजोर होने के कारण सर जान तक जाने का डर बना रहता है। और सर जल भराव के कारण पूरी की पूरी फसलें सर खराब हो जाती हैं। और अभी पीछे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी बात कही थी कि भूजल की गुणवत्ता में कमी आने का एक महत्वपूर्ण कारण जल भराव है। सर, जमीन की उपजाऊ परत बह जाती है, परंतु अभी जब मैंने प्रश्न लगाया तो सरकार का जवाब आया कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, किसी भी गांव में नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देती हूँ, सर, वो मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करे, स्थिति क्या सर पता चल जाएगी। सर, अगले
3-4 महीनों में बारिश का मौसम आने वाला है, लोगों के मन में निरंतर चिंता बनी रहती है। तो मैं अपने मुलाना विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से सरकार से मांग करती हूँ, सर जल की निकासी और बाढ़ से राहत को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। सर स्थायी और उचित प्रावधान बनाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। सर तीसरा है सड़कों के सुधार को लेकर। सर मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है, दुर्घटनाओं का जो दर है सर वो बढ़ता जा रहा है। सड़कें बनती हैं, जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सड़क के बनने के साथ साथ ही सर वो टूट जाती हैं। सर कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ सड़कें मार्केट कमेटी की है। क्यों नहीं सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत लाया जाता? सर मार्केट कमेटी के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से सर सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं हो पाती और दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सर कितने लोगों की जान जा चुकी है क्योंकि सड़कों की हालत खराब है, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। सर मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। सर जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर हमारे यहाँ साहा चौक से कालपी और साहा चौक से शहजादपुर की ओर 4 लेन बनाने का बहुत पुरानी मांग रखी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की थी। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत अप्रूव हो चुका है, परंतु सर यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ सर इस काम को जल्दी से जल्द पूरा करवाया जाए। राज्य में राजकीय स्कूलों की दयनीय स्थिति के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा, प्रदेश के लिए ये चिंता का विषय है। स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर एनएचएम के कर्मचारी जो अपनी डिमांड्स लेकर मुख्यमंत्री निवास पे जा रहे थे, उनको वहां पर रोका गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, पानी बरसाया गया। स्पीकर सर, सीरियस बात यह है कि वहां पर महिला कर्मचारी थी जो एनएचएम की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन पे महिला कांस्टेबल नहीं थी, जेंट्स कांस्टेबलों ने लाठियां बरसाई, सिर फोड़ दिए गए। तो सरकार इस पे बयान कर दे कि जिन लोगों ने महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की है, मैं मांग करता हूं कि सरकार उनकी बात तो माने, परंतु जिन्होंने बदतमीजी की उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 पर सदन में सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमने विधेयक के जरिए ट्रैवल एजेंटों को नियमों के तहत कार्य करने का प्रावधान किया है, ताकि सरकार को पता रहे कि हमारे युवकों को कहां-कहां भेजा गया है। इस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं। हालात क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, हमारे साथी बता रहे थे कि ये क्यों दोबारा पीछे जब आया था क्यों लेकर के आए हैं। इसका मेन कारण तो यही है कि नए आपराधिक कानून जो आए हैं उसमें सेक्शंस परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण हम इसको लेकर के आए हैं। उसके साथ साथ हमने जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी को परिभाषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें ट्रैवल एजेंट की परिभाषा में विदेश एवं देश के भीतर जो अभी बात भी कही गई है, आने वाले यात्रियों को शामिल किया गया है। पहले यह विदेश यात्रियों से संबंधित था। नए बिल में जो प्रावधान किया गया है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त हमने इसमें मानव तस्करी को लेकर के भी इसमें प्रावधान किया है कि मानव तस्करी करने या जाली कागज बना करके उसको प्रलोभन दे करके वो दस्तावेज तैयार करने और उसको बाहर भेजने का काम करता है, इसमें वो शामिल हैं।
उसकी जो सजा का प्रावधान है उसको भी हमने बढ़ाया है। ये पहले 3 साल था, अब इसको बढ़ा करके हमने 7 साल और मैक्सिमम 10 वर्ष किया है। हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। वैसे तो आदरणीय वीर साहब ने इसके ऊपर बताया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। आपने कॉलिंग अटेंशन के अंदर भी सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, उसके ऊपर जवाब भी दिया गया है। सरकार की मंशा, मैंने शायद उस वक्त ये भी कहा था सभी माननीय सदस्यों को कि हम इसके ऊपर कानून लेकर के आ रहे हैं, एक बिल लेकर के आ रहे हैं। और सभी माननीय सदस्यों से मैंने आग्रह किया था कि इसको सर्वसम्मति से पास करें, ये भी कहा था। अब कभी सिलेक्ट कमेटी की बात करते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। आप ये किस प्रकार ये नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी ये इनकी मंशा क्या है मुझे मालूम नहीं है, परंतु सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर कोई एजेंट हमारे युवाओं को प्रलोभन दे करके या उसका शोषण करके या उसको जमीन उसकी बिकवा करके उसको गलत रास्ते से भेजने का काम करता है। अभी फिर उस बात को दोहराया गया माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी उसको बेड़ियां लगा करके भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष जी अगर मेरे देश के अंदर कोई दूसरा घुसपैठी घुसता है तो हमारी आर्मी क्या करेगी उसके साथ, ये अपने ऊपर ले लीजिए। अगर मेरे घर के अंदर कोई अवैध व्यक्ति आता है तो मैं उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा होगा? ये माननीय अध्यक्ष जी हमने ये कानून इसलिए लेकर के आए, हम ये कानून माननीय अध्यक्ष जी हम कानून इसलिए लेकर के आए हैं। हमने विदेश सहयोग विभाग भी बना रखा है, उसकी मैंने चर्चा की है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी कहा है कि हमने विदेश सहयोग बना रखा है और विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हम युवाओं को, वो कोई व्यापार करने जाए, कोई नौकरी के लिए जाए या कोई घूमने के लिए जाए या माननीय अध्यक्ष जी एजुकेशन के लिए जाए, हम उसको सुरक्षित भेजने का काम करेंगे। और हम ये जो ट्रैवल एजेंट का बिल लेकर के आए हैं इसका हेतु यही है माननीय अध्यक्ष जी कि वो रजिस्ट्रेशन करें और एक सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के अपना कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंट्स के लिए अधिकतम 7 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चरता टीवी।